वेलकम टू जियो माइंड वायरल। जियो माइंड वायरल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 3, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे अरब जोग्राफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, अरब भूगोलवेत्ता और उनके योगदान के बारे में। ये नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, पीजीटी सभी ज्योग्राफी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा बेसिक एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आप लोगों ने पढ़ा था रोमन एंड रोम जोग्राफर्स एंड ग्रीक जोग्राफर्स, जिसका आपने टाइम पीरियड पढ़ने के क्रम में जब अंत किया था रोम जोग्राफर्स को, तो उसमें आपने क्या देखा था? ये देखा था कि तीसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच इनका फेज क्या हो जाता है? डार्क एज में चला जाता है। इस डार्क एज, अंधकार युग, ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा समय डार्क एज के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन डार्क एज है ये, क्योंकि यूरोप में इस समय डार्क एज चल रहा था, क्योंकि सभी चीजों को वैज्ञानिक पद्धति के बजाय धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा था। चर्च का अधिकार हो गया था, चर्च का शासन चलने लगा था, इसीलिए इसको बोला गया था 3 से 12 शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक डार्क एज। लेकिन इसी फेज के दौरान हम क्या देखते हैं कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच में क्या चल रहा है? गोल्डन एज चल रहा है। किसका? अरब जोग्राफी का। यानी क्वेश्चन पूछा जाए अरब भूगोल का स्वर्ण युग कौन से समय को कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे 8 से लेके 14th सेंचुरी, ये अरब का गोल्डन फेज है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे जोग्राफर्स होते हैं जो कि अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं भूगोल के विकास में। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से जोग्राफर्स हैं। अगर हम देखते हैं द अरेबियन जोग्राफर्स आर, तो नंबर 1 पे आते हैं अल ख्वारिज़मी, जिनका समय काल आता है 780 से 1850 एडी तक। उसके बाद से नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आता है अल मसूदी का, जिनका समय काल आता है 896 से 1956 ईडी तक। फिर आगे चलते हैं तो आता है अल बरूनी का, 1973 से 1048 एडी तक। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं इब्न हाकल, इनका समय काल आता है 10th सेंचुरी। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तब आता है समय काल अल इदरसी का, जिनका समय काल आता है 1100 से 1165 एडी। उसके बाद से देखते हैं तो आते हैं इब्न बतूता, जिनका समय काल आता है 1304 से 1368 एडी। फिर लास्टली देखते हैं तो इनका आता है इब्न खालदून, जिनका समय काल आता है 1332 से 1406 एडी। अब हम देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनको एक ऑर्डरली अरेंज किया है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या किया जाता है, 4 विद्वानों का नाम दे दिया जाएगा अरब जोग्राफर्स का, और इनको बोला जाएगा कि इन्हें ऑर्डर में कालक्रम के अनुसार अरेंज करें। तो अगर आपको ये क्रम याद रहेगा तो आसानी से अरेंज कर पाएंगे। अल ख्वारिजमी, अल मसूदी, अल बरूनी, इब्न हाकल, अल इदरसी, इब्न बतूता और इब्न खालदून। अब एक एक करके हम इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल ख्वारिजमी से। अल ख्वारिजमी का शासन समय देख चुके हैं लोग, 780 से 850। ही इज द अर्लीस्ट अरब स्कॉलर्स हु कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। इन्होंने मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर इम्पोर्टेंट इनके लिए रिलेटेड फैक्ट्स है तो वो क्या है? किताब सूरत अल अर्द इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जिसका अर्थ होता है बुक ऑफ द इमेज ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की छवि की पुस्तक। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसमें अपना ज्योग्राफी से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन किया है। इन्होंने टॉलमिस के ज्योग्राफी को क्या किया है? करेक्ट किया है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को अपडेट किया है, और ये अपडेशन लगभग 2404 शहरों के रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, बेसिकली अफ्रीका और एशिया के ये क्षेत्र थे, अध्ययन करने के बाद से उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपडेट किया है। इन्होंने विश्व का एक संशोधित मानचित्र भी तैयार किया है। साथ ही साथ हमने देखा इन्होंने अक्षांश और देशांतर को व्यवस्थित रूप से उपयोग में किया है, और साथ ही साथ भौगोलिक निर्देशांकों में सुधार भी किया है। इनका योगदान हम मैथमेटिकल ज्योग्राफी में देख सकते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने मानचित्र को अपडेट किया है, इसलिए इनका योगदान हम कार्टोग्राफी में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये अल ख्वारिज़मी का हम योगदान देखते हैं कि इनका योगदान क्या रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जोग्राफर के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट को जोग्राफर जो है उनका नाम है अल मसूदी, जिनका समय काल आता है 1896 से 1956। अब इनके से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हेरोडोटस ऑफ द अरब। इन्हें अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि अरब का हेरोडोटस किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अल मसूदी महोदय को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। कारण क्या है? इन्होंने बहुत सारी व्यापक यात्राएं की हैं, और साथ ही साथ विस्तृत भौगोलिक विवरण लिखा हुआ है। इनके द्वारा लिखी गई जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आपको ध्यान रखने के योग्य है, वो है मुराज अल दहाब, जिसको मीडोज ऑफ गोल्ड बोलते हैं।
मीडोज ऑफ गोल्ड, जिसका अर्थ होता है स्वर्ण के उपवन, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई। इसके अतिरिक्त किताब अल तनबीह, अकबर अल जमान और किताब अल असद नामक किताबें इन्होंने लिखी है। अब ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा लिखी गई किताब। इसके अतिरिक्त इनका योगदान हम क्या देखते हैं, इन्होंने मॉनसून विंड्स जो इंडियन ओशन के ऊपर चलता है उसकी व्याख्या की है, और साथ ही साथ इवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ सी वाटर, समुद्र जल के वाष्पीकरण के बारे में भी इन्होंने समझाया है। इसके अतिरिक्त इनका मेन कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दैट इन्होंने नॉलेज ऑफ द लोकेशन एंड शेप ऑफ द सेवन सी, ये देखिएगा इन्होंने 7 समुद्रों का एक शेप, लोकेशन बताया है। और ये 7 समुद्र कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, ये जो 7 सी है बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हम कहाँ से चलते हैं, तो रेड सी समझ लीजिए, अरेबियन पेनिनसुला जैसे उधर से लेकर के इधर पूर्वी क्षेत्रों तक आते हैं, तो उसके बीच में 7 सागर मिलते हैं, जिसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। अब इनका एक एक करके हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पे लिखा गया सी ऑफ पर्सिया, जिसका अर्थ नॉर्मली सी ऑफ पर्सिया आप आज भी जानते हैं कि इसको पर्शियन गल्फ को सी ऑफ पर्सिया बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ये भी शामिल इन्होंने किया था सी ऑफ मकरान। दूसरा अगर हम देखते हैं, इन्होंने सी ऑफ लॉर्वे की बात की थी। लॉर्वे के अंतर्गत इन्होंने इंडस डेल्टा को केप कोमोडिन जो कि कन्याकुमारी तक इनका जो जल क्षेत्र है उसको बोला था क्या, सी ऑफ लॉर्वे। इसके बाद इन्होंने सी ऑफ हार्केंड की बात की थी, सी ऑफ हार्केंड बेसिकली बे ऑफ बंगाल की बात की। उसके बाद से सी ऑफ सालेट और कलाबाड़ की बात की थी, बेसिकली ये क्या होता है, सी ऑफ मलक्का होता है। उसके बाद से सी ऑफ कांद्रेज की बात की है, जो कि बेसिकली मलक्कन पेनिनसुला पे ही एक ईस्टर्न कोस्ट का एक साउथ गल्फ ऑफ सियाम है। और इसके अतिरिक्त सी ऑफ सेम्स की बात की है, सी ऑफ सेम्स बेसिकली वियतनाम का एक सागर है। और एक लास्ट जो 7वां सी है जो इसका बात चर्चा किए हैं वो है सी ऑफ सेंज, जिसका मीनिंग है सी ऑफ चाइना। अब हो सकता है कि एग्जाम में सी ऑफ सेंज दे दे और पूछे कि ये किस समुद्र को निरूपित करता है या किस महासागर को या सागर को निरूपित करता है, तो आसानी से सी ऑफ सेंज का सी ऑफ चाइना बताएंगे, सी ऑफ साहल हेट का बताएंगे तो सी ऑफ मलक्का बताएंगे। और ये सारी चर्चाएं करने वाले विद्वान का नाम जो है वह है अल मसूदी, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त इनका एक और कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो कैस्पियन सागर को इन्होंने बताया कि यह किसी भी अन्य सागर से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है कि अभी तक ज्ञात ये था कि ये किसी न किसी सागर से जुड़ा हुआ है, ऐसा विद्वानों का मानना था। लेकिन ये पहले विद्वान थे जिन्होंने क्लियर किया कि ये जो है फुल्ली लैंड लॉक्ड है, इसका कहीं से भी कनेक्शन किसी अन्य सागर से नहीं है। ये अल मसूदी जी महोदय थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये भी ग्रेट ज्योग्राफर्स माने जाते हैं अरब के, जिसका नाम है अल बरूनी। समय काल आप नोट कर लेंगे 1973 से 148 एडी। ये ग्रेटेस्ट अरब स्कॉलर एंड ज्योग्राफर हैं, ठीक है। इनका योगदान अगर हम देखें तो सबसे पहले इनको ये जान ले, फादर ऑफ जियोडेसी माने जाते हैं। जियोडेसी का मतलब होता है भू मापन विज्ञान, यानी भूमि के मापने का विज्ञान का शुरुआत करने के कारण इन्हें फादर ऑफ जियोडेसी भी बोला जाता है। और तो और इन्हें फादर ऑफ इंडोलॉजी बोला जाता है। इंडोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। इन्होंने स्टडी ऑफ इंडिया शुरुआत की थी, भारत का अध्ययन का शुरुआत किया था। और इनकी महत्वपूर्ण ये बात है कि जो 11वीं शताब्दी का समय है, 11th सेंचुरी का पीरियड है, उसे अलबरूनी का काल कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। इसमें उन्होंने भारत के ऋतु और जलवायु के प्रारंभिक अध्ययन को प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें तारिक अल हिंद है, रसिकात अल हिंद है, अल कुनान अल मसूदी है। अब यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट, अल कुनान अल मसूदी, मसूदी ने ना लिख करके अल बरूनी ने लिखी है, ये पॉइंट नोट करेंगे। किताब अल अथर अल बकिया है, जिसका अर्थ होता है द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस। और इसके अतिरिक्त एक और है किताब अल सैदा, जो कि बेसिकली फार्मेसी से रिलेटेड पुस्तक है। और इनका एक और कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने फिलोसफिकल टेस्ट ऑफ पतंजलि महाभाष्य को, मतलब पतंजलि के महाभाष्य को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और जैसे इनको फादर ऑफ जियोडेसी बोलते हैं, तो इसका एक यहाँ पे साक्ष्य दिया गया है, साक्ष्य ना दे समझ कर कि इन्होंने काम किया है। इन्होंने त्रिकोणमिति और पर्वतों की ऊंचाई की सहायता से लेके पृथ्वी की त्रिज्या का मापन किया है। और ये पृथ्वी की जो त्रिज्या का मापन किया था उसका वैल्यू आया था 3928.77 माइल, जो वर्तमान के 3847 माइल से मात्र कितना अधिक था, 2% अधिक था। इन्होंने एक प्रकार से अक्षांश और देशांतर का एकदम सटीक वर्णन किया है। तो ऊपर हमने देखा इन्होंने मानसून पवनों का अध्ययन किया है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इनके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है, अटलांटिक महासागर को इन्होंने डार्क ग्रीन सी कहा है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि डार्क ग्रीन सी किसे कहा जाता है, तो अटलांटिक महासागर को, या
किसने कहा है? तो अल-बरूनी ने कहा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। कहने का मतलब है पृथ्वी को अपने एक्सिस पे रोटेशन की बात करने को इन्होंने समर्थन दिया है। और साथ ही साथ अगर भारत का वैज्ञानिक अध्ययन करने की बात करें तो भारत का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले प्रथम विद्वान माने जाते हैं। ये कुछ रहा डिटेल्स अल-बरूनी के विषय में। आगे हम देखते हैं, आगे आते हैं इब्न हाकल महोदय, जिनका समय काल आप यहाँ पे देख रहे हैं 10th सेंचुरी है। अब इनके योगदान की बात करते हैं तो सबसे पहले ये एक प्रकार से ट्रैवलर और रीजनल जोग्राफर थे, यानी इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की हैं और रीजनल ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और इन्हें जिस रीजन को कंसीडर किया है वो है एशिया और या अफ्रीका। इसी दो जगह पे बहुत सारी यात्राएं की हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सूरत अल अर्द। अगर अरेबिक भाषा में देखें तो किताब अल मशलिक व अल मलिक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है बुक ऑफ रूट्स एंड रिम्स किसने लिखी है। तो आप इस किताब का ध्यान रखेंगे। बुक ऑफ रूट्स एंड रिम्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम है इब्न हाकल। ठीक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका नाम यहाँ पे द फेस ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, द फेस ऑफ द अर्थ। इन्होंने इस्लामी विश्व का मानचित्र तैयार किया। प्रश्न ये आए कि इस्लामिक विश्व का मानचित्र तैयार करने वाले कौन अरब भूगोलवेता थे? तो वो थे इब्न हाकल। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो वो बल्कि स्कूल में ज्योग्राफी को प्रायोरिटाइज कर रहे थे और कार्टोग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी का टीचिंग भी कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे व्यापारिक मार्गों और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन किया है और इनका योगदान कृषि और नगरीय सेंटर के विवरण में भी देखने को मिलता है। प्रादेशिक भूगोल के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये एक रीजनल ज्योग्राफर थे। तो ये रहा इब्न हाकल के विषय में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट भूगोलवेता के बारे में, जिनका नाम है अल इदरसी। अल इदरसी का समय काल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 1100 से 1165 एडी। अगर हम इनकी बात करें, ये मध्यकालीन युग के महान मानचित्रकारों में से एक थे, यानी ही वॉज अ कार्टोग्राफर। ये कौन थे? एक कार्टोग्राफर थे। और किसके शरण में ये कार्टोग्राफी कर रहे थे? तो सिसिली के राजा रॉजर द्वितीय। क्वेश्चन पूछा जाए कि सिसिली के राजा रॉजर द्वितीय के शरण में कौन से ज्योग्राफर काम कर रहे थे कार्टोग्राफी का, तो उनका नाम है अल इदरसी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अल किताब अल रोजारी, जिसको बेसिकली हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है टैबुला रोजरीना। ये एग्जाम में पूछा जाता है टैबुला रोजरीना किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल इदरसी महोदय के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया है, ये सिसिली के जो राजा थे रॉजर द्वितीय, इनके लिए चांदी के प्लेट पर एक वर्ल्ड मैप तैयार किया है। तो ध्यान रखेंगे कि चांदी के प्लेट पे जो वर्ल्ड मैप तैयार करने वाले व्यक्ति थे या ज्योग्राफर थे, कार्टोग्राफर थे, वो अल इदरसी थे। ठीक है। ही ऑथर्ड अ कम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया। इनके द्वारा एक इंसाइक्लोपीडिया भी लिखी गई है जिसका नाम है द बुक ऑफ रॉजर, क्योंकि रॉजर के संदर्भ में लिख रहे थे इसलिए रॉजर इसका नाम दिया गया है, द बुक ऑफ रॉजर। और इसी में उन्होंने विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ध्यान रखेंगे अल इदरसी महोदय ने विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। और अपनी कौन सी किताब में? द बुक ऑफ रॉजर के में बांटा गया। और इनके बारे में एक और खास बात ये है कि विश्व का पहला बेलनाकार प्रक्षेप के आधार पर बनाने वाले प्रथम विद्वान थे, यानी विश्व का मानचित्र उन्होंने बेलनाकार प्रक्षेप पे बनाया है। और इस मानचित्र में इन्होंने विश्व में मात्र एशिया, अफ्रीका और यूरोप को दर्शाया, यानी 3 ही कॉन्टिनेंट को दर्शाया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, यानी कहने का मतलब इनकी व्याख्या इन्हीं 3 क्षेत्रों तक है। इन्होंने साइंटिफिक कार्टोग्राफी में सुधार किया है और बहुत सारे व्यापारिक और परिवहन मार्गों की भी व्याख्या की है। ये थे अल इदरसी महोदय। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन से विद्वान आते हैं? नेक्स्ट विद्वान या ज्योग्राफर जो आते हैं उनका नाम है इब्न बतूता। समय काल है 1304 से 1368 ईस्वी। ही वाज द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ मेडाइवल वर्ल्ड। इनको मेडाइवल वर्ल्ड का बहुत बड़ा क्या माना जाता है? यात्री माना जाता है। और इनके को कहा जाता है अरब का मार्को पोलो। क्वेश्चन आया कि हु इज नोन एज द मार्को पोलो ऑफ अरब, तो आसानी से कंसिडर करके बता सकते हैं कि इब्न बतूता। मार्को पोलो क्या है? भारत पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले एक यात्री थे। ठीक है, इन्होंने लगभग 1,20,000 किलोमीटर, जो कि लगभग 75,000 मील के बराबर होता है, यात्राएं संपन्न की थी 28 वर्षों में। और ये यात्राएं बेसिकली इस्लामिक विश्व, अफ्रीका और एशिया में थी। इसके अंतर्गत इन्होंने भारत, चीन, अफ्रीका, अरब और मध्य एशिया की यात्राएं भी की थी। इनके द्वारा लिखी गई सबसे अहम पुस्तक है जिसका नाम है रिहला, जिसका अर्थ होता है रेहला, रिहला बोला जाता है द जर्नी। और इसमें इन्होंने पूरे भारत का संक्षिप्त नहीं, डिटेल वर्णन किया है। ठीक है,
और इनको यात्राओं का बहुत बड़ा सौदागर माना जाता है। ठीक है, बहुत सारी यात्राओं करने के कारण इन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी वर्णन किया है। इन्होंने व्यापारिक मार्गों और नगरीय जीवन की व्याख्या की है। प्रश्न ये आता है इम्पोर्टेंट कि दिल्ली सल्तनत के बारे में बताने वाले जो ज्योग्राफर थे वो कौन थे। ये इतिहास में भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है क्या, इब्न बतूता। और सांस्कृतिक भूगोल के विषय में भी इनका योगदान है। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये है कि पूर्वी देशों में इन्हें क्या बोला जाता है, सन ऑफ फेथ। तो क्वेश्चन एग्जाम में आए, सन ऑफ फेथ किसे माना जाता है इन ईस्टर्न कंट्रीज, तो आप ध्यान रखेंगे इब्न बतूता को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, और ये शायद लास्ट ही होंगे, इब्न खालदून अरब ज्योग्राफर्स में, जिनका समय काल 1332 से 1406 ईस्वी तक है। इनको वन ऑफ द फर्स्ट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट माना जाता है। ठीक है, डिटर्मिनिस्ट, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट इन द सेंस, कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने क्या किया है, हिंदी होता है पर्यावरण नीति होती है, इन्होंने पर्यावरण को ही क्या माना है, एक प्रकार से कारक माना है, जिसके द्वारा मनुष्य का एटीट्यूड, मनुष्य का शारीरिक स्वरूप, मनुष्य का विचार, मनुष्य की आदतें तय होती हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, अभी रिसेंट एग्जाम में आया था, मुकद्दिमा। मुकद्दिमा लिखने वाले यही व्यक्ति थे और 1377 ईस्वी में लिखे, जो बेसिकली 6 चैप्टर्स में डिवाइड है। ठीक है, और इन्होंने इस पुस्तक में पर्यावरण और समाज के मध्य संबंध को बताया है, सभ्यताओं के उत्थान और पतन की चर्चा की है, और नोमैडिक्स और स्टेटल समाज का अध्ययन किया है। मानव के जीवन पर जलवायु का प्रभाव क्या होता है, ये इसकी चर्चा बहुत डिटेल तरीके से इन्होंने की है। मानव भूगोल और सामाजिक भूगोल के विकास में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। ये इब्न खालदून महोदय थे। कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर थे, जिनको अभी हमने आपने इस लेक्चर में देखा। और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड एक 15-20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का एक पीवाईक्यू आज ही डाल दूंगा। अगर आप कमेंट करें, यस लिखिएगा कि अगर आपको पीवाईक्यू की जरूरत है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिसके आने की संभावना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।